गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम चेंज। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमको पता होना चाहिए वो क्या कि करिकुलम एक्चुअल में है क्या। हम करिकुलम किसको बोलेंगे? तो करिकुलम में वो सारी एक्टिविटी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, वो सारी इकाइयाँ हैं जो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम स्कूल में करते हैं, सिलेबस से लेकर के एक्टिविटी, ग्राउंड एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी, वो सब करिकुलम के अंदर डाली जाती हैं। ठीक है, लेकिन वक्त पे, टाइम पे करिकुलम को चेंज करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, करिकुलम में इम्प्रूवमेंट की जाती है। अब क्यों इम्प्रूवमेंट की जाती है? ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से हम अपनी बातों को समझा सकें, उनका जो विकास है, जो मानसिक विकास है उनका, और अच्छे से हम कर सकें। ठीक है, तो आपका आज जो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत लोगों ने दी है, लेकिन उससे पहले हम जो है पाठ्यक्रम सुधार के बारे में जानेंगे। तो आपकी जो बुक है जो आपको इशू की गई है उसके अंदर क्या लिखा है देखें ज़रा। कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम परिवर्तन के अर्थ को समझने के लिए पाठ्यक्रम सुधार और पाठ्यक्रम परिवर्तन के अंतर को जानना आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार या संयोजन पाठ्यक्रम के बिखरे हुए पक्षों में किसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होता है। ये कहा गया कि पाठ्यक्रम सुधार या संशोधन मतलब उसमें बदलाव करना, जो पाठ्यक्रम के अलग अलग हिस्से हैं, जो वो पाठ्यक्रम के हिस्से जो बच्चों को हम सही ढंग से दे नहीं पाते, या बच्चों को समझ में नहीं आते, या बच्चों के लिए इतने आवश्यक नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि जिससे इसके संप्रदायात्मक प्रारूप या संगठन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, जबकि पाठ्यक्रम परिवर्तन इससे संबंधित संस्थाओं में परिवर्तन का घटक होता है। ठीक है, मतलब पाठ्यक्रम परिवर्तन का मतलब क्या है कि इससे संबंधित संस्थाएं हैं उनमें हम बदलाव करते हैं। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो सभी लक्ष्य, वो सभी उद्देश्य, अंतर्वस्तु प्रक्रियाएं, संसाधन और सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों के मूल्यांकन के साधन शामिल होते हैं, जो कक्ष अनुदेशन और तत्संबंधित अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से विद्यालय समुदाय के अंदर और बाहर विद्यार्थियों के लिए आयोजित होते हैं। मतलब हम जितना भी पाठ्यक्रम बनाते हैं वो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो बच्चे होने चाहिए। हमें वो सब चीज़ें, वो सब लक्ष्य, वो सब उद्देश्य अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक हों, जिससे बच्चे का विकास हो। टीचर इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। टीचर के लिए क्या सही है क्या गलत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सही गलत अच्छा बुरा हमें किसका देखना है? बच्चों का देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर एंड अलेक्जेंडर ने अपनी परिभाषा दी पाठ्यक्रम परिवर्तन की। क्या है देखो कि विद्यालय पाठ्यक्रम में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र जनसंख्या क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ और समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए। इन सही परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रेरित होता है। अगर हम देखें, आप इतने बड़े हैं कि आपने 10 साल तो आराम से देखे होंगे समाज को, तो समाज में परिवर्तन आते हैं हर साल, हर 10 साल में और 20 साल में। ठीक है, हमारा संविधान बदला जाता है, बच्चों के लिए जो पॉलिसीज़ आती हैं वो बदली जाती हैं। ठीक है, तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन लाए जाते हैं वो समुदाय के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जो आपका स्टाफ काम करता है, समाज में जो परिवर्तन होते हैं उन सब के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को बदलना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हिल्डा टाबा थी, उन्होंने भी अपना एक डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी। क्या दी कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार के संस्था को परिवर्तित करना है। अगर हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर रहे हैं तो हम एक संस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, बेटा डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेशंस में आप बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम हम बदल रहे हैं, क्या वो सदैव ही अच्छे के लिए होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम जो परिवर्तन ला रहे हैं संस्था के अंदर वो कभी कभार मुश्किल भी हो सकते हैं, और परिवर्तन अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। इसके जो परिणाम, जो रिज़ल्ट निकलने वाले हैं, या तो वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, या तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा उससे या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अच्छे बदलाव किए जाएं, बदलाव बुरे भी हो सकते हैं। जैसे अभी जो है NPE
जो नई पॉलिसी आई है, जो बदलाव किए गए हैं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो बदलाव किए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट होने के बाद ये फैसला होगा कि परिणाम निकला क्या, वो इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ, जो बदलाव किए गए, जो परिवर्तन लाया गया पाठ्यक्रम में, वो अच्छा है या बुरा है। जो सिस्टम में बदलाव लाया गया है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद पता लगते हैं। ठीक है। अब बदलाव करते वक्त, परिवर्तन करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्या है वो? पहली बात कि परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तात्कालिक शक्तियाँ, कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी पावर्स हैं जो परिवर्तन को प्रभावित कर सकती हैं। परिवर्तन के आयाम, कि भैया किस किस चीज़ में हमें परिवर्तन लाना है। उसके बाद परिवर्तन की दिशा और परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी व्यक्ति, की मतलब परिवर्तन हम किसके साथ मिलकर करें, क्या बेस क्या है परिवर्तन करने का हमारा, जो चेंज हम ला रहे हैं वो किसके बेस पर लाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है नीचे, वो क्या है कि स्थानीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं सीमाओं के प्रति उपयुक्त सभी पक्षों की सार्थकता पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु इनके विश्लेषण, मूल्यांकन और न्याय संगत समावेश पर बल प्रदान करती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो सीमाएं हैं, सीमा मतलब लिमिटेशंस, आकांक्षाएं मतलब जो हम चाहते हैं, आवश्यकता मतलब हमारी ज़रूरतें। ठीक है। तो उन सब के लिए जितने भी उपयुक्त पक्ष हैं उनके लिए पाठ्यक्रम परिवर्तन सही साबित होना चाहिए। ठीक है। तो जितने भी परिवर्तन हैं वो पाठ्यक्रम के विश्लेषण, उनका मूल्यांकन मतलब असेसमेंट और न्याय संगत समावेश पर बल देती हैं, उन पर जोर देती हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? पहला जो पॉइंट था हमारा, जो 4 पॉइंट है इन्हें हमें पढ़ना है करिकुलम के। तो पहला है पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तत्कालिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो जो फ्रेडरिक शॉ है, फ्रेडरिक शॉ ने पाठ्यक्रम में बदलाव लाने के लिए 5 प्रमुख शक्तियों की पहचान की है। ठीक है। अब वो कौन शक्तियाँ हैं देखें ज़रा। तो पहली जो शक्ति है वो है सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्यात्मक शक्ति। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या शक्ति, सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक शक्तियाँ जो हैं वो पहली शक्ति है जो तत्कालिक शक्ति कहलाएगी परिवर्तन के लिए। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा है इस टॉपिक के अंदर, क्या कहती है ये किताब। तो इसमें क्या लिखा है कि जो सामाजिक और आर्थिक और जनसंख्यात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत सारे परिवारों को इफ़ेक्ट करती हैं। कैसे प्रभाव डालती हैं देखें ज़रा। अब हम जो जानते हैं कि जितने भी परिवार हमारे देश में रहते हैं, वो कुछ गांव में हैं, कुछ शहर में हैं, सबके जो आर्थिक हालात हैं वो बराबर नहीं हैं। ठीक है। अल्पसंख्यक जातियाँ भी हैं, कुछ पिछड़े वर्ग भी हैं। ठीक है। तो जो समाज है हमारा और जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, जनसंख्या जो है वो इस प्रकार के लोगों की ज़िंदगी को, जीवन को बहुत प्रभाव डालती है, जो अल्पसंख्यक हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है। ग्रामीण परिवार जो हैं। लेकिन हमारा जो स्कूल सिस्टम है, जो हमारा पाठ्यक्रम सिस्टम है, जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, वो ये कहता है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, चाहे गांव से आया हो, चाहे किसी और वर्ग से आया हो, चाहे अल्पसंख्यक क्यों ना हो, चाहे कोई शहर का बच्चा क्यों ना हो, उसे हमें एक साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है हमें। ठीक है। तो जब एक गांव का बच्चा शहर में पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए बहुत कठिनाईपूर्ण वातावरण वहाँ पे बनाया जाता है। एक बच्चे के लिए, एक ऐसा बच्चा जो बचपन से गांव में पला बड़ा है, उसके लिए एकदम से उसके जीवन को बदल देना शहर में आके, उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है इसको समायोजित करना। तो हमारा विद्यालय जो है, हमारा जो स्कूल पाठ्यक्रम है, उसमें ये कहा गया है कि आप बच्चे को वो सभी अधिकार, वो सभी एक वातावरण प्रदान करेंगे जिसमें उसको अनकंफर्टेबल ना लगे, वो अपने आप को वहाँ पर उन्हीं बच्चों की तरह देख पाए जहाँ बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ये कि विद्यालय पाठ्यक्रम में सभी समूहों और वर्गों की शिक्षा हेतु नए तत्व और विधियों के समावेश की आवश्यकताओं को जन्म देते हैं। तो जो विद्यालय का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें हमें ऐसे बदलाव करने हैं, ऐसे परिवर्तन करने हैं जो सभी तरह के जो ग्रुप हैं, जो समूह हैं, जो हर तरह का वर्ग है, उनकी शिक्षा के लिए हों। ऐसे तत्व को जोड़ो, ऐसी विधियाँ लाओ, मेथड लाओ जिसमें सब बच्चे समायोज कर पाएँ। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं, हमें सबको इंक्लूड करके पढ़ाना है, किसी को भी हमें अलग थलग नहीं करना है। अब
अगर हम देखें तो हम किसी भी अगर स्कूल में देखें तो भाई एक संस्कृति का बच्चा तो नहीं है, कोई गुजरात से आया है, कोई राजस्थान का है, किसी की बोली कुछ और है, कोई पहाड़ी है, कोई उत्तराखंड का रहने वाला था, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर आके वो लोग बस गए हैं। तो हमारा जो स्कूल है, हमारे स्कूल में मिश्रित संस्कृति हमको देखने को मिलती है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना मल्टीलिंग्विज्म, कि बहुत सारी भाषा बोलने वाले हमें स्कूल में देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी जीवन शैली जिनकी होती है वो हमें स्कूल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिश्रित संस्कृतियों और उप संस्कृतियों के उदय और उनकी सत्ता में भागीदारी की अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप कुछ गंभीर सामाजिक शैक्षिक संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और मूल्यों और विश्वासों के कारण ही शिक्षा के नीति निर्धारकों को उन्हें पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है भाई, अलग अलग संस्कृति है ना, तो अल्पसंख्यकों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनकी मोरल वैल्यूज़ हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है पाठ्यक्रम को बनाते वक्त। तो जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर तरह की आवश्यकता जो है हर इंसान की हमारे पाठ्यक्रम से पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा समाज है, जो आर्थिक और जनसंख्यात्मक शक्तियाँ हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो है तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब अगर आपके पापा की बात करें या आपके ग्रैंडफादर की बात करें तो उनमें क्या होता है कि उनके टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज के टाइम में है। जो फ़ोन से हम पढ़ रहे हैं, जो कोरोना के टाइम में हमने ऑनलाइन क्लास ली, तो अगर सपोज़ करो कि उस टाइम पे अगर कोरोना हुआ होता तो क्या वहाँ पढ़ाई हो पाती, क्या ऑनलाइन क्लास हो पाती? नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि इतनी एडवांसमेंट वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि तो अगर कोरोना हुआ होता आपके फादर के टाइम में तो बेटा इतनी सुविधाएं जो आपको आज मिल रही हैं वो इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती उनको। ठीक है, क्योंकि फ़ोन्स जो हैं स्मार्टफोन्स नहीं थे उस टाइम पर, नॉर्मल कीपैड फ़ोन भी शायद किसी किसी के पास नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाती हैं। तो यहाँ पे कहने कि भाई जो तकनीकी विकास है, जो मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं मनुष्य के स्थान पर, उनके अगर अच्छे प्रभाव हैं तो उनके बुरे प्रभाव भी हैं। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट की लाइफ में देखें तो उनका एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई तकनीकी विकास के रिजल्ट में हमें क्या मिला कि अनेक कार्यों के संपादन हेतु मनुष्य का स्थान मशीनों ने ले लिया है। जिससे एक तरफ तो तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता के परीक्षण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर अर्ध कुशल और अर्ध शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या था कि भाई लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनकी जो है हाथ में सफाई थी कि वो काम बहुत अच्छे जानते थे। लेकिन जब से तकनीक आई है, तकनीक की वजह से क्या हुआ कि जो आधे पढ़े लिखे लोग थे, जो अच्छे से पढ़े लिखे नहीं थे, उनको बेरोजगारी की समस्या आ गई क्योंकि मनुष्य का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने ले लिया। मशीनें सारा काम करने लगी बजाय मनुष्य के। ठीक है भाई, तो इसी कारण क्या हुआ, आर्थिक जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने अपना स्थान ले लिया। भाई आर्थिक स्थिति जो है लोगों की खराब होने लगी, लोग कमा नहीं रहे थे। ठीक है, अब जब कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कमाएंगे नहीं तो भैया इंसान टेंशन में भी आएगा। टेंशन में क्या करेगा? वो चोरी भी कर सकता है, शराब भी पी सकता है, उस किसी से वायलेंस भी सकती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति उसकी आ सकती है, वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा इंसान। इस तरह की चीज़ों की जो है बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो इन सब के लिए सिर्फ स्कूल ही जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया थी वो धीमी पड़ गई क्योंकि बहुत टाइम तक जो पाठ्यक्रम था उसमें बदलाव नहीं आया। ठीक है, इसलिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन समस्याओं के निराकरण हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव करने की ज़रूरत अब आ गई। भाई जब बेरोज़गारी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, अब मनुष्य इतना काम नहीं कर पा रहे, इतना मशीनें कर रही थी, तो अब क्या हुआ था कि उनमें परिवर्तन लाने की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब जब तकनीकी प्रगति हुई, जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई, तो उसका एक पक्ष ये भी था कि शैक्षिक संचार माध्यम, सामग्री और उपकरणों की विधियों में परिवर्तन की संभावनाओं ने जन्म लिया। अभी हम लोग सोचने लगे कि हाँ भी अगर टेक्नोलॉजी आई है तो शायद अच्छे तरीके से पढ़ाई हम करवा सकें, अब बच्चों को और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बता सकें, बच्चे जो हैं और अच्छे तरीके से एक्टिविटी कर सकें और अच्छे तरीके से वातावरण को एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, तो हुआ क्या कहने कि भाई शैक्षिक जो नए विचार थे उनका प्रयोग जो है आर्थिक सीमाओं, परंपराओं, विशिष्ट सेवागत परीक्षण आदि के लिए
करना पड़ा, उनका एक रीज़न उनको मिल गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नई नई लंबी लंबी तकनीकें बनने लगी, योजनाएं बनने लगी, तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। अब जब जब नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है नए नए परिवर्तन भी आते हैं। ठीक है, तकनीक को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जाते हैं कि हाँ भाई आज ये नई टेक्नोलॉजी आई है। अभी जिससे पहले स्मार्टफोन नहीं थे, तो अब जो है ऐसी एक्टिविटी भी होने लगी जिनमें स्मार्टफोन्स का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स थे, पहले नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, फिर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, लाइट माइक्रोस्कोप आए, तो अब और अच्छे से हम वर्ल्ड को देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स को हम सिर्फ मुंह से या ब्लैक बोर्ड पर समझा करने के बजाय हम और भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं और अच्छे से उनको एक्सपीरियंस करवा सकते हैं ताकि उनकी समझ, जो उनका विकास है वो और अच्छे से हो सके। ठीक है, तीसरी जो शक्ति है वो है राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल शक्तियाँ, पॉलिटिकल फोर्सेस। अब पॉलिटिकल जो शक्तियाँ हैं वो किस तरीके से भी हमारा असर डालती हैं हमें पता होना चाहिए। अब जो भी धन, जो भी मनी, जो भी एक फ़ंड जाता है वो कौन देता है भाई? गवर्नमेंट स्कूल में हम जानते हैं फ़ीस नहीं ली जाती भाई, प्राइवेट में तो फ़ीस लेते हैं ना, हर एक्टिविटी की फ़ीस लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में फ़ीस नहीं जाती है। तो वो लोग अपना खर्चा कहाँ से उठाते हैं? उन्हें खर्चा कौन देता है? तो उन्हें जो खर्चा देते हैं वो कौन होते हैं? वो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार आता है भाई। जो फंड दिया जाता है, जो सरकारी स्कूलों को धन की प्राप्ति होती है, वो उस टाइम की जो पॉलिटिकल एक फोर्सेस हैं, जो शक्ति के चलती हुई आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। एक फ़ंड तैयार होता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए हमें इतना फ़ंड खर्च करना है हर साल में। ठीक है, जो नियम कानून बनते हैं वो सब कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तो बनाती हैं कि हाँ भाई ये बदलाव किए गए, बच्चों को ये सुविधा दी जाएगी। अब जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान एक हमने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करवाया गया था। ठीक है, जो कि शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल किया गया। वो किसने किया? वो भी राजनीतिक पार्टियों ने ही किया है ना, शक्तियों ने किया। ठीक है, तो जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो राजनीतिक शक्तियाँ बनाती हैं, उसमें अहम रोल वो प्ले करती हैं। ठीक है, अगला जो है वो है ज्ञान में तीव्र वृद्धि, रैपिड इंक्रीज इन द फंक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ करें मानव ज्ञान में अप्रत्याशित गति से निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विज्ञान और गणित में जो यह वृद्धि सर्वाधिक गति से हो रही है। सामाजिक विषयों में प्रतिवर्ष नवीन अंतर्वस्तु का समावेश होता जा रहा है। मानवीय ज्ञान कोश में वृद्धि और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप अनेक नए विषयों का आविर्भाव भी होता जा रहा है। हुआ क्या कि भाई टाइम से जो वक्त पे इंसान की जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब अगर हम देखेंगे कि हम हैं और अगर आपसे 10 साल छोटा कोई बच्चा हो, उसमें और आपके मेंटल लेवल में, एक मानसिक स्तर में बहुत फ़र्क होगा। ठीक है, ओके बात। तो उसके अनुसार, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार, मेंटल एबिलिटी के अनुसार बदलाव करने बहुत ज़रूरी हैं। अब भाई बच्चा है, भाई टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है कि भाई इसको हर तरह की टेक्निक्स आती है, लेकिन हम पढ़ा किताबें रहे हैं खाली बस, तो बच्चे के मानव ज्ञान में, बच्चे के मानसिक स्तर में क्या बदलाव आएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे पार्कर और रूबिन की प्रक्रियाओं को अंतर्वस्तु का जीवन द्रव्य मानते हुए कहते हैं कि पार्कर और रूबिन दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि भाई प्रक्रिया उच्चतम स्तर की अंतर्वस्तु है और पाठ्यक्रम परिवर्तन के सर्वोत्तम आधार है। कि जो भी हम प्रोसेस हम लेते हैं, जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करेंगे, उच्चतम स्तर की होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में वक्त पे बदलाव लाना ज़रूरी है। सर्वोत्तम आधार है प्रक्रिया जो है। ठीक है भाई। उसके बाद फेनिक्स हैं। तो फेनिक्स क्या बोलते हैं? फेनिक्स का कहना है कि पाठ्यक्रम में पूर्ण रूपेण विभिन्न अनुशासनों से संबंधित ज्ञान अंतर्निहित होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न अनुशासन ज्ञान को शिक्षण योग्य रूप में प्रकट करते हैं। अभी पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, फेनिक्स भी कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में पूरी तरह से अनुशासन से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, मतलब बच्चों को डिसिप्लिन भी हमें सिखाना चाहिए। तो इस बात को मानने वालों के अनुसार जो बुद्धि और जो ज्ञान है, जो नॉलेज है और जो मेंटल एबिलिटी है जो है, उसका महत्व बहुत सारे पक्षों जैसे कि व्यवसाय, धर्म, राजनीति, समाज आदि में होता है। अभी समाज है, समाज की हम बात करें, व्यवसाय की बात करें, प्रोफेशन हमें किस लिए मिलता है, किसके बिहाफ पर मिलता है प्रोफेशन कि भाई हम क्या जानते हैं, नॉलेज क्या है, हमारी ज्ञान कितना है, हमें किस चीज़ का ज्ञान है, उसी फील्ड में हम जाएंगे। भाई अगर हम पढ़ रहे हैं बीएड का, ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं टीचिंग लेवल का, लेकिन हम जा रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो क्या हमें कोई रखेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में? कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है, तो हमारे ज्ञान का, बुद्धि का हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। धर्म के बारे में भी हम तभी बोल पाएंगे जब हमें उसका ज्ञान हो। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुशासन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अनुशासन के बिना हम ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक
ठीक है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता अपनाना होता है, कहने कि भाई इस प्रकार पाठ्यक्रम आयोजकों को समुदाय के लक्ष्यों, छात्रों की विशेषताओं और व्यावसायिक स्टाफ की क्षमताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हमें कोई ऐसा मार्ग चाहिए जिससे ज्ञान में बढ़ोतरी हो, मतलब किसी को परेशानी भी ना हो, लक्ष्य भी मिल जाए, छात्रों की जो विशेषताएं हैं अलग अलग, जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं बच्चों के, उसमें भी कोई बदलाव ना आए, और जो हमारा स्टाफ है उनकी क्षमताएं जो हैं उनके अनुसार हमें पाठ्यक्रम में बदलाव लाने ज़रूरी होते हैं। मतलब ऑल इन ऑल जो हमारा मकसद है वो ये है कि ज्ञान कोश में बढ़ोतरी हो। मेंटल जो एक स्टेटस है, जो बच्चे का ज्ञान है, मेंटल जो एबिलिटी है, बच्चों की जो क्षमता है, उसको हमें बढ़ाना है, वो भी सुविधाजनक तरीके से। अगला जो है वो है एजुकेशन रिसर्चर्स, शैक्षिक शोध। अब होता क्या है, साल दर साल जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो वो बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं, उनके बहुत सारे शोध रहते हैं और वो वक्त वक्त बताते हैं कि मैं हाँ चलो ये बदलाव आ रहे हैं, अब जो है बच्चों की मेंटल एबिलिटी ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ कि जितने भी शोध होते हैं उनके रिजल्ट के आधार पर, जो भी शोध का रिजल्ट आया, जो भी रिसर्च का रिजल्ट आया, उसके आधार पर नए पाठ्यक्रम सिद्धांतों का जन्म होता है, जिसकी वजह से परिवर्तन किए जाते हैं। अब शोध का मतलब क्या है, अब जो हमने परिवर्तन किए हैं उस पर रिसर्च होती है, ये क्या जो परिवर्तन जो है वो सार्थक है, वैलिड है, वो क्या उनका होना ज़रूरी था, जो हमने परिवर्तन किया है क्या वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व है, वो भी पाठ्यक्रम की एक शक्ति है, ठीक है। कैसे है भाई, अभी जब हमने परिवर्तन कर दिया, परिवर्तन करने के बाद अगर वो सही बैठा या नहीं बैठा, उसका जो है जवाब देना भी ज़रूरी होता है कि पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किया जा रहा है वो किस लिए किया गया है, वजह क्या थी करने की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बात करी परिवर्तन के आयाम, परिवर्तन के आयाम दिख रहा होगा आपको कि परिवर्तन के आयाम लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। क्या मतलब है कि परिवर्तन के आयाम, पाठ्यक्रम परिवर्तन के नाम पर जो कुछ किया जाता है उसमें दिखावटीपना अधिक होता है और ये क्षेत्र विस्तार प्रयासों के स्थायित्व और शिक्षार्थी के व्यवहार में सुधार की प्रभावशीलता तक ही सीमित होता है। मतलब वही वाली है ना एक बात कि भाई जब इलेक्शंस आते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं बोलते हैं बहुत है बट करते कितना है, हम सब जानते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है कि नई नई पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं लेकिन उन पॉलिसीज़ को ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो खाली उसको हमने क्षेत्र का विस्तार कर दिया, प्रयास कर दिया, ठीक है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला दिया, तो बस इतना ही होता है और इससे ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो होता क्या है कि जो बदलाव आया, जो पाठ्यक्रम बनाए गए, पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से माना नहीं जाता, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ भी नहीं बदलता। चाहे कितना भी इम्प्लीमेंट कर लो, चाहे कोई भी नई पॉलिसी बना लो, जब तक उसको आप सही ढंग से अपनाएंगे नहीं, सही ढंग से लागू नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक मॉरिस एंड हाउसन थे, तो उनके अनुमान के अनुसार किसी सफल नवीन प्रकृति की व्यापक स्वीकृति में सामान्यतया 50 वर्ष लग जाते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हम नई कोई प्रवृत्ति लाते हैं, नया कोई प्रोसेस लाते हैं, नई कोई टेक्निक लाते हैं, तो उसको स्वीकार करने में हमें 50 साल का टाइम लगता है। 50 साल में हम किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। जो परिवर्तन है उसकी जो स्पीड है वो बहुत धीरे है, ठीक है भाई। 50 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर हम किसी चीज़ को मानने में 50 वर्ष लगा देंगे तो क्या होगा, क्या वो चीज़ 50 साल तक सेम रहेगी? नहीं जी, उसमें भी तो परिवर्तन आएंगे। जो हमने परिवर्तन किया है वो खुद बदल जाएगा 50 साल में, तो जब तक हम उसको मान पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी जो हैं यहाँ पे बाधाएं भी हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं। क्या क्या है? पहला, परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव। भाई हम चाहते क्या हैं, कुछ ना बदले, जो जैसा है वैसा चलता रहे, है ना। परिवर्तन पसंद नहीं है हम लोग को। तो पहला क्या है, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं, जो हम करते हुए आ रहे हैं, बस वही करते रहे, हमें बहुत पसंद है वो करना। तो पहला जो बाधा है वो क्या है कि परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव। दूसरा, आस्थाओं और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी। जो सिद्धांत बनाए गए हैं उसके लिए हम प्रतिबद्ध नहीं हैं। तीसरा, अभिमत और आस्था में विभेद की असमर्थकता। चौथा, शिक्षकों की जड़ता और रूढ़िवादिता। कि शिक्षक जो हैं भाई वो भी अपनी टेक्निक को बदलना नहीं चाहते, जो सिखाया जा सब करते आ रहे हैं, उनको सब कुछ वैसा चाहिए,
बदलाव नहीं चाहते वो लोग भी। फिर राष्ट्रीय हटवादिता, भाई राष्ट्र सिर्फ पॉलिसी बनाता है, इसके आगे कोई रोल निभाता ही नहीं है। नेक्स्ट, समुचित नियोजन का अभाव, इसका मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी कमी है। तो ये सारी 6 बाधाएं हैं जो परिवर्तन के मार्ग में आते हैं। परिवर्तन हो जाते हैं उनके बाद ये 6 चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जो कि नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक था, अभी जो 6 चीज़ें हमने पढ़ी उसमें क्या है कि परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव। ठीक है, आज जो हम ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्या था कि परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव में भाई सबके अपने अपने कस्टम्स हैं, सबकी अपनी अपनी रूढ़िवादिता हैं, सबके अपने अपने रिवाज हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि शुरुआत में पाठ्यक्रम में जो भी प्रकरण और अंतर्वस्तु शामिल किए गए उनका अपना कुछ ना कुछ औचित्य है। भाई सही बात है, अगर हम कोई ट्रेडिशन को अपना रहे हैं तो भाई कोई तो मतलब होगा उस चीज़ का। अगर कोई हम पाठ्यक्रम हमारा बनाया गया है तो पाठ्यक्रम का कोई तो मतलब होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब तक वो चीज़ है तब बनी है तब तक तो ओके है, लेकिन तब जब तक उसको थोड़ा टाइम निकलता है, कुछ वक्त गुजर जाता है, तो उसके बाद उसका कोई भी जो वैलिडनेस है, जो भी हमें कारण दिया गया था, हम उसको मानते ही नहीं है ना। भाई ना बनाने वाले मानते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है पाठ्यक्रम के वक्त के साथ साथ जब तक टाइम हो जाता है, ये पाठ्यक्रम तो बनाया जाता है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा जो हमारी परंपराएं हैं उनके प्रति हमारा जो प्रेम और झुकाव है, कारण होता है। इसी कमी को सभी स्तरों के पाठ्यक्रम कार्यकर्ताओं के अनुभव उन्होंने किया ऐसा कि भाई ऐसा मतलब जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में ये पाया गया कि लोग जो हैं अपनी परंपराओं को इतना मानते हैं कि जो नई पॉलिसी है उसको अपनाने में वक्त लगा देते हैं। दूसरा, आस्था और सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता में कमी। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं उसकी सफलता या उसका अगर अच्छा है तो उसमें आस्था की दृढ़ता, अगर मान लो आपको कोई काम दिया जाए, अगर वो पूरी मेहनत लगन से आप करें तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ आपकी एक मेहनत कम हो गई या आपकी जो उसमें विश्वास था, जो ट्रस्ट था वो कम हो गया, तो आपको उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उसको पूरे मन से मान लें, उसके लिए पूरी कड़ी मेहनत करें तो हमें हमारी सफलता मिलेगी, अदरवाइज भैया बेकार है। तीसरा, अभिमत और आस्था में विभेद कर सकने की असमर्थता। अभिमत क्या है और आस्था क्या है? इंग्लिश में अगर हम देखें तो इनएबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड फेथ। अभिमत, अभी हमने कोई विचार प्रस्तुत किया अपना, ठीक है। फेथ क्या है? उस विचार के प्रति हम कितने ट्रस्टफुल हैं, हम कितना उसमें विश्वास कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ओपिनियन देना और विश्वास करने में फ़र्क। भाई मैंने कहा कि भाई आप पढ़ लो, है ना, तो मैंने तो कह दिया मेरा ओपिनियन भी पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन आप उस बात में कितना विश्वास कर रहे हैं तो आप पर है ना। ठीक है, तो हम जो है अभिमत और आस्था के जो एक फेथ और ओपिनियन है इनके बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और हम बस ओपिनियन देकर ही रह जाते हैं। उसके बाद आपका आता है शिक्षकों की जड़ता और रूढ़िबद्धता, इनर्शिया एंड कंजर्वेटिज्म ऑफ टीचर्स। अब यहाँ टीचर्स के बारे में, भाई हर जगह जो आपको मिलेगा वो टीचर्स में कमी निकाली जाएगी। अब देखो, जो पॉलिसी बनी है, जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया, जो भी एक्टिविटी है, उसे करवाने वाला कौन है? शिक्षक तो है। अगर शिक्षक अपनी एक्टिविटी को सही से कराए बच्चों से तो कामयाब है, अदरवाइज वो नहीं है। जो आपने पॉलिसी बनाई वो बेकार हो गई। ठीक है, तो जितना भी क्रियान्वयन किया जाता है, जितनी भी नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, उनको करने वाले कौन हैं? शिक्षक हैं। अगर शिक्षक श्रम करेंगे, शिक्षक मेहनत करेंगे पूरे उत्साह से, पूरे उसको अपने कितना आस्था रखकर उसको बच्चों के अच्छे के लिए सोचेंगे, तो शिक्षक बहुत अच्छा है और जो पॉलिसी है वो कामयाब बन जाएगी। तो यहाँ पे डॉक्टर CEBB के अनुसार, एक प्रसिद्ध पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हैं ये, ठीक है, तो उनके अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने और नव विचारों को अपनाने के मार्ग में शिक्षक की जड़ता और रूढ़िबद्धता सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। वह शिक्षक क्या सोचता है कि भाई जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, जो मैंने लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था, इस साल भी मैं उस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगा, जबकि उससे अच्छी जो है पॉलिसी हो सकती है, अच्छी एक्टिविटी वो हर साल ढूंढ सकता है, लेकिन उसको अपनी जो एक सालों से चलती हुई आ जो प्रक्रिया है उसको वही अपनाना है। तो CEBB जो है ये कहते हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी रूढ़िबद्धता और जड़ता इसमें सबसे बड़ा
कारण बन सकते हैं इसके असफल होने के लिए। उनके अनुसार जो शिक्षक हैं वो नए प्रयोग, नए विचारों को अपनाने में, उनको निभाने में हिचकिचाते हैं, वो नहीं चाहते इसको निभाना, है ना। और कह रहे हैं कि भाई अभिभावकों और अन्य शैक्षिक रुचि वाले अभिकरणों की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का भी उन्हें भय रहता है। कुछ इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि उनके सहकर्मी उन पर ताना कसते हैं कि क्यों सबके मार्ग में कांटे बो रहे हैं। मान लो कि भाई कोई एक पूरा स्टाफ है, कोई एक टीचर जो है वो बच्चों के अच्छे के लिए नई पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नई नई एक्टिविटी करता है, तो उसके जो सहकर्मी होते हैं, जो साथ में काम करने वाले होते हैं, उनको वो ताना देते हैं कि भाई क्यों हमारे रास्ते में भी तुम कांटे बो रहे हो। तो उनकी वजह से वो अपना काम करना भी कम कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर बीबी के अनुसार जो नए विचारों को अपनाने में शिक्षक की विफलता के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि नए विचारों को अपनाना ही नहीं चाहते वो, और दूसरा ये कि उनको वो समझ में ही नहीं आते, वो इतने सक्षम नहीं है, वो इतने एबल नहीं है कि विचारों को समझ पाए, ठीक है। तो उनका ऐसा कहना है कि सबसे पहले भाई आप शिक्षक को शिक्षित करो उस चीज़ के लिए, शिक्षक को समझाओ, उनको प्रशिक्षण दो आप कि वो नए विचारों को अपना सकें। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हठ धर्मिता। इसके अनुसार क्या है कि पाठ्यक्रम विकास के संबंध में किसी भी राष्ट्र के सम्मुख दो स्थितियां आती हैं, भाई दो सिचुएशन है। क्या क्या है? पहली ये है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था विदेशी प्रतिमानों पर नहीं चल सकती, उन्हें स्वयं अपने प्रतिमान विकसित करने होते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई हम किसी बाहरी कंट्री के अनुसार, अगर मतलब हमने कहा कि बाहर कंट्री में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, तो हमें उसकी कॉपी नहीं करनी है। हम उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम एज इट इज उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अपने देश के लिए हमें खुद अपने स्तंभ, अपने प्रतिमान विकसित करने होंगे, अपनी नई पॉलिसीज़, अपने नए तरीके हमें विकसित करने होंगे। किसी से हम चुरा नहीं सकते हैं, किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि दूसरे देशों में शिक्षा संबंधी सफल प्रयोगों से प्रत्येक देश न्यूनाधिक अंशों में अवश्य लाभान्वित हो सकता है। कि भाई किसी और में, अगर किसी और देश में कुछ सफल प्रयोग हुआ है, हम देख रहे हैं कि भाई हाँ उस नासा ने अपना जो है, या फिर किसी और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया, वो भाई वो सैटेलाइट जो है सफल भी रहा, तो हमें उसकी कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। अब अगर सफल वो किया है इन्होंने, सफल अपना सैटेलाइट भेजा है, तो उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो हमें भी तो मिल सकती हैं, हमें लाभ तो हमें भी होगा, ठीक। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका लाभ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, दूसरा जो बात ये थी कि शिक्षा संबंध जितने भी सफल प्रयोग करे गए हैं उनका बहुत थोड़ा, हम नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा लाभ हो सकता है। तो रिसर्चर्स का कहना ये ऐसा कुछ है कि भाई हमें दिख रहा है कि भाई विचार लेने में क्या बुराई है, किसी का ओपिनियन लेने में क्या बुराई है। तो अगर हमें किसी दिख रहा है कि किसी देश में कुछ अच्छा काम हुआ है, तो हम उनसे विचार ले सकते हैं, उस विचार को अपना सकते हैं, अपनाकर हम कुछ नया बना सकते हैं। लेकिन राष्ट्र क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि भाई हम उनका विचार क्यों अपनाएं, जो कि गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्र भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है और बाधा बन जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है समुचित नियोजन का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। कि भाई कोई भी चीज़ प्लानिंग से नहीं होती है, प्लानिंग होगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। भाई अगर हम ना अपने पढ़ाई के लिए स्केड्यूल बना रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई सुबह उठना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद वो काम करना है, तो हम पूरा प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो पूरा प्लान, हमें पूरा ढांचा बनाना होगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो भी अहम भूमिका निभाती है और बाधा बन सकती है, ठीक है। तो जो है ये बाधाएं थी कुछ, आज हमने खाली एक ही पॉइंट किया है करिकुलम चेंज का, बाकी पॉइंट हम कल करेंगे। तो जो भी दिक्कतें आपको इसमें आती हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद इस पर थोड़ा विचार करके आप हमसे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ी।